नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आइंदा 2 बरसों के अंदर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी, महंगाई में कमी और दीगर चैलेंजेस से निपटने की सरतोड़ कोशिशें करेगी। जब वजीर आजम इमरान खान ने अपने ओहदे का हलफ उठाया तो अपनी इब्तदाई और आगाज़ में जो पहली उनकी तकरीर थी उसमें करप्शन के खात्मे के हवाले से 90 रोज़ में उसके खात्मा करने के हवाले से कहा गया। इससे पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आई थी, वजीर आजम इमरान खान नहीं बने थे, तो उससे पहले मुल्क में करप्शन के खात्मे, महंगाई, डॉलर के ऊपर जाने के हवाले से उसका कसूर या उसका कसूरवार हुक्मरानों को ठहराया जाता था। लेकिन हुक्मरानी में आने के बाद शायद ये बात समझ में आ गई है कि ये तमाम चीज़ें 90 रोज़ में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होती हैं। करप्शन का खात्मा हो, माफियाज से निपटना हो, महंगाई में कमी हो, कार्टेल को तोड़ना हो या दीगर चैलेंजेस, ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन इससे पहले जो तकारीर की गई या इससे पहले जो बातें कही गई, आज उन्हीं बातों को आईना दिखाकर या आईना बनाकर आज मौजूदा हुकूमत के सामने रखा जाता है और यकीनन उनसे जवाब भी तलब किया जाता है कि जनाब, माजी में आप तनकीद तो बहुत करते थे लेकिन अब क्या हुआ। आज ही की एक तकरीर के हवाले से ले लीजिए, जहां सदर आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मेहमान खुसूसी थे। उस तकरीर के अंदर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया करप्शन के खात्मे के हवाले से, कि करप्शन के खात्मे में उनकी पार्टी क्या कहती थी, वो क्या समझते थे। सबसे पहले हम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर का ये एक शॉट है, एक क्लिप है जो आपको दिखाते हैं कि वो इस मामले में अब वो क्या समझते हैं, उनकी क्या राय। ये देखिए, फिर आगे चलते हैं। Of things which seemed very easy outside, ये तो यूं हो जाएगा। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी ये कहती थी कि करप्शन हम 90 दिन में खत्म कर देंगे, कहती थी ना। आई बिलीव्ड इन दैट। आई थॉट इट इज इजी कि ऊपर आदमी चोरी नहीं करेगा, नीचे तक ठीक हो जाएगा। बट व्हेन यू हैव मिलियंस ऑफ पीपल, जो घुन और जो दिमक लगती है वो आसानी से खत्म नहीं होती। सिर्फ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ही नहीं ने यकीन नहीं किया, बल्कि कौम ने भी इस बात पर यकीन किया। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम इमरान खान साहब DI खान गए, वहां पे उन्होंने किसान कन्वेंशन हुआ, किन ख्यालात का इजहार किया माफियाज के हवाले से, आइए देखते हैं। बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता कि हमें NRO दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। यूं लगता है कि करप्ट माफिया कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, बेबस नजर आती है हुकूमत। सदर मुमलिकत भी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने यकीन तो कर लिया था लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, इतना आसान नहीं है। वजीर आजम इमरान खान भी यही कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी तो है लेकिन ये माफियाज उससे भी ऊपर हैं। बेबसी नजर आती है। क्या अवाम भी मायूस हो जाएं, सब मायूस हो जाएं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा और कमोबेश तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में जो 5 साल मुकम्मल होंगे उनमें ये वो तमाम दावे, तमाम बातें, तमाम चीज़ों से निबर्दाजमा होने के हवाले से जो बातें कही जाती रहीं वो इतनी आसानी के साथ कम से कम इस दौरे हुकूमत में हमें क्या नजर नहीं आएगा। इस सब पर आज बात करेंगे जरा, और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे रुकना कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, PMLN के सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आप मेरे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ फैसल करीम कुंडी साहब जो कि मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अमजद अली खान साहब, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, लग ऐसे ही रहा है कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद दोनों ही ये समझते हैं कि जो दावे, जो बातें की गई थी, माफियाज से निपटना हो या करप्शन का खात्मा हो, ये आसान नहीं है। अगर नहीं है तो फिर माजी में तनकीद क्यों थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, आपने एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूं कि टॉपिक छेड़ा है कि आपके ख्याल में कि शायद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बात नजर आए। बेबसी की बात नहीं है। उन्होंने आपको एक जो ट्रू पिक्चर है, जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज हैं, और उनके मतलब जो है खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। क्योंकि चीजें आप जब बाहर बैठते हैं सिस्टम से तो आपको वो इस तरीके के साथ नजर
नहीं आती, जब चूंकि आपके पास फिर एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया से, फिर बहुत सारे आप लोगों से मिलते हैं, फिर आप उस पर सिस्टम को देखते हैं, तो आपको समझ आती है कि आपका जो निज़ाम है वो कैसे चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहना है कि चूंकि ये निज़ाम गल सड़ चुका है, जिसमें ब्राह्मण समझता है, क्योंकि आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो तारीख थी, एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण क्या कहते कि वो कहते थे हम कोई भी जुर्म करें तो हम पे वो लागू ही नहीं होता। तो ये आप सेम पाकिस्तान में देखें। अमजद साहब, अगर आप ये समझते हैं कि अमजद साहब, अगर हुकूमत में बैठे अफराद ये समझते हैं कि जब वो हुकूमत में अभी आई है आपकी हुकूमत, इसका मतलब तो ये हुआ कि चैलेंजेस तो पाकिस्तान के साथ रहे हैं ना, माजी की हुकूमतों भी उन्हीं चैलेंजेस से निबर्द आजमा होती रही है, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद करते थे कि डॉलर ऊपर जाएगा तो लीडर करप्ट है, महंगाई बढ़ेगी तो लीडर करप्ट है, अवाम के जो है वो गैस और बिजली और पेट्रोल में अगर जो इजाफा होगा तो लीडर करप्ट है। तो आज उन चीजों का क्या इदराक जब हो रहा है तो फिर आज अपने ऊपर क्या है? फिर फरीद, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। पहली बात तो यह है कि ये निजाम हम जो हम समझते हैं कि ये गल सड़ चुका है, उसमें उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर जब जो बैठा करता था पीएम ऑफिस में या हाउस में, वो सपोर्ट करता था माफिया को। आज आपका प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह उस माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो माफिया तो और ज्यादा मजबूत हो रहा है अमजद भाई। अगर माफिया से जंग लड़ रहे हैं तो माफिया का जो कार्टेल है वो भाई देखे अमजद साहब, पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ था, देखे मुझे मेरी बात सुने, पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ था, मानेंगे ना? पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ, पेट्रोल गायब हो गया, मिलना ही बंद हो गया। जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ गई पेट्रोल मिलना नहीं बंद हुआ। देखें, उसमें आपको याद होगा कि जब ये क्राइसिस आया तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, जब प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्या एफआईए को मुतहरिक नहीं किया गया और उसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईए ने नहीं की? तो अब मैंने कहा कि आप फर्क महसूस करें कि पहले हमेशा वो लोग जो माफिया के साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनका रवैया पाकिस्तानी कौम के साथ कैसा था, और आज आपके प्राइम मिनिस्टर क्या माफिया के खिलाफ जंग करने में मसरूफ हैं या नहीं है? बिल्कुल आपको वाजे नजर आएगा कि पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि इसके हवाले से हमने बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए काम भी करते रहे, हम ये नहीं कहते कि नहीं किया, लेकिन उनका करप्शन में मुलविस हैं और या ये उस माफिया का हिस्सा है, तो खान साहब ने को थैंक यू कहने में उन्हें को 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई। तो ये भी तो देखें ना कि आज इमरान खान उस माफिया के खिलाफ लड़ रहा है और उस माफिया को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, चले मैं आपकी इस बात को आगे लेके तरह चलता हूं कि आप ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब आपकी गवर्नमेंट जो है माफिया से लड़ भी रहा है, माफिया को एक्सपोज भी कर रहा है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आज अमजद साहब ये समझते हैं, इनके प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर भी, कि जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं और गवर्नमेंट में आ जाने के बाद जो रिपोर्ट्स, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन लेना होता है और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। आपकी जो हुकूमत रही है, अमजद अली खान साहब कहते हैं कि माजी की हुकूमतें माफियाज के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा करती थी, आज की हुकूमत माफियाज को एक्सपोज कर रही है। यह बड़ा बुनियादी फर्क है। देखिए फरीद भाई, मुझे पहली चीज मेरे भाई अगर मुझे बता दें कौन सा माफिया एड्रेस किया है, मुझे बताएं। शुगर माफिया, क्या हुआ उस शुगर का जो 60 रुपए से आज 120 रुपए पे चली गई? क्या हुआ उस व्हीट माफिया का जो आपका आटे का तरोड़ा 700 रुपए का था, आज 1400 रुपए चला गया? क्या हुआ उस माफिया का कि जिसने फ्यूल प्रोक्योरमेंट नहीं की और आपका फ्यूल जो है वो डबल प्राइसेस में बिका? कौन से माफिया को एड्रेस किया और आवाम को कहाँ कोई रिलीफ पहुंचाए? वो कह रहे एक्सपोज किया, वो कह रहे एक्सपोज किया। अच्छा, कहां एक्सपोज? मुझे बताएं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इशू आया आपके सामने आया ना, प्राइसेस हाइक का, लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइसेस बढ़ी, सब कुछ आया। किसको एक्सपोज किया? कौन सामने आया? मालम जबा इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट हैपेंड इन इट? किसको एक्सपोज किया? मुझे बताएं, आज मुझे बताएं, आपको रशिया से पर टन $280 पर टन वीट मिल रही थी। इनकी माफिया ने इनको वीट इंपोर्ट नहीं करने दी और यहां की वीट हमने की एक्सपोर्ट। जब हमने वो एक्सपोर्ट की, मैं आज की ये बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट की, और आज हम वीट ले रहे हैं $369 पर टन। इसका मतलब है $89 पर टन हम महंगी वीट खरीद रहे हैं।
खाली 40,000 टन के ऊपर हमें 2 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और हमने 1,40,000 टन कैसी बात कर रहे हैं मुझे बात बैरिस्टर बताएं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मुल्क में रिकॉर्ड वीट की पैदावार हुई है, वीट की चूंकि डिमांड बहुत है इस वजह से इंपोर्ट करनी पड़ी है। कैसे लोग demand ज्यादा response खाने है? लग गए मुझे बता दें हैं, रोटी कि ज्यादा आप खाने लग गए हैं, महंगाई, गंदम आप ज्यादा जो है वो मुझे इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। सर आपके सामने ही है ना, फिर लोग गंदम इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको डबल नरखों में लेनी पड़ती है। कौन से माफिया एक्सपोज किए हैं? डीआईबी यूरिया आपके सामने कीमत है। देखें, अगर उन्हें माफियाज को सामने लेके आए होते ना तो आज पाकिस्तान के 20 मिलियन लोग बैरिस्टर साहब तहकीकात हुई हैं, ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। देखें एफआईए की तहकीकात भी हुई है, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो, चाहे फार्मा स्कैंडल हो, चाहे वो दूसरे अच्छा, स्कैंडल तो मुझे बता दें, वो फार्मा स्कैंडल हुआ, कौन इंडाइट हुआ, किसका नाम था, कौन किसको सजा मिली गई, मुझे आप बता दें। जो वीट शॉर्टेज हुई थी, जो वीट बाहर भेज दी गई थी और उसके बदले फिर हमने पिछले साल जो इंपोर्ट की थी, किसको सजा दी गई, किसको सजा या कौन अकाउंटेबल है? मालम जबा स्कैंडल, अरबों रुपए के दरख्त कट गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ वुड टिम्बर माफिया का। कौन सा बंदा एक्सपोज हुआ मुझे बताएं, आप नाम बता दें, मैं कहूंगा आप ठीक कह रहे हैं। चले ये नाम पूछ लेते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, मुझे तीनों स्कैंडल्स में एक नाम बता दें। ठीक है, लेकिन अमजद साहब ये बात देखिए, अमजद साहब ये बात करें कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी जरूर बता रहे हैं कि जो रियल फिगर है वो जरूर बता रहे हैं, एटलीस्ट वो बता तो रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, माफियाज अबव द लॉ एक्सपोज कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन चूंकि वो कानून से बालातर है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अपने इंट्रो में वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया कि उन्होंने कल एक किसान कन्वेंशन से खिताब किया डेर इस्माइल खान में। जी हाँ। और मैं अपने इलाके मौजूद हूँ, मेरे इलाके डेर इस्माइल खान। अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर आप उस किसान कन्वेंशन को देखें तो मुझे तो उसमें से किसान कहीं नजर नहीं आ रहे थे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में खिताब कर रहे थे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने, उनकी इंतजामिया ने कोविड स्प्रे के हवाले से बंद कर दिया था। लोकल जो हमारी जो यहाँ पे मीडिया है उनको जो है आने नहीं दिया कि वो वहाँ पे कवरेज नहीं कर सकते। तो अगर वो किसान वहाँ पर होते, किसान कन्वेंशन से खिताब करते तो किसानों के मुतालिक बात करता, बताता है कि मैं कितनी सब्सिडी किसानों को दूंगा, गन्नम की क्या पोजीशन है, चीनी क्या पोजीशन है, अपना जो है गन्ने की क्या पोजीशन होगी, उसके बाद चावलों के ऊपर डिस्कशन। किसान कन्वेंशन में तो आप उनके साथ जमींदारों से जमीनों की बात करते हैं, उनको बताते कि आप उनको कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, क्या उनको जो है सहूलियात मिलेगी। लेकिन उन्होंने बात की माफिया की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके साथ जो माफिया थे जिनको इन्होंने एनओसी दे दी, जिसमें चीनी है, आटा है, गंदम है, अभी तो सुना डॉलर का भी जो है माफिया आ गया जो अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। उसके बाद अगर नहीं, लेकिन अमजद साहब कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट इन माफियाज को एक्सपोज करी है। फैसल करीम कुंडी साहब, माजी में ऐसा नहीं होता था, माजी में एक्सपोज नहीं किया जाता था, माजी में माफियाज के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, ये चोरी भी कर रहे हैं और सीनाजोरी भी कर रहे हैं। उनसे चोरी करवाते हैं, फिर एनओसी दे के उनको भेज देते हैं कि आपने अपनी एटीएम मशीन भर लिया, आप जाएं। आप मुझे बताएं, जब माफिया को एक्सपोज किया उसमें से कितने को टांगे? अभी तक कोई नहीं टांगा। अब इन्होंने बात की, कल हमें बड़ा दर्स दे रहे थे इस्लाम की, दीन की, हजरत उमर अलैहिस्सलाम की मिसालें दे रहे थे। आज जब तोशेखाने की बात आ जाती तो वो कहते हैं हमसे न पूछें कि हम तोशेखाने में, खजाने में हम क्या लूट मार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब राइट टू इंफॉर्मेशन पे जो पंजाब के सीएम से पूछा जाता है कि आप बताएं कि आप अपने प्रोटोकॉल में आपके साथ इस्तेमाल भी कितनी सरकारी नहीं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा ना फैसल करीम कुंडी साहब, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ये मालूमात नहीं होगी। यही बात है, ये बात ये है कि जब हम ये बात करते थे कि सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये न करिए, लोग कहते हैं नहीं ये तो आप लोग जो है ये आप लोग प्रोटोकॉल लेते हैं, हम कहते हैं नहीं सिक्योरिटी सिचुएशन है। आज वही बात ये लोग करते हैं, आज ये क्यों लेते हैं? अब ये बताएं सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल है, और आज बताने से भी कहा है। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम तो सब कुछ बताते थे ना इस्लाम की। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत में आने के बाद जब रियलिटी सामने आती है तो अंदाजा होता है ना, तब तो वो हुकूमत में नहीं थे, आप थे ना। आज उनको अंदाजा है कि ये सारा का सारा मामला पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। फिर ये इस्लाम की, मदीने की रियासत की, इनकी बातें ना हमें दर्स न देना। फिर हमें पता है कि इस्लाम क्या है चीजें। फिर ये ना बताएं कि हज़रत उमर अलैहिस्सलाम से जब पूछा जाता था कि आपको आपके कौमी खजाने में से आपने क्यों ये ज्यादा लिया है, तो ये तो आजकल बताते नहीं कौमी खजाने में इनको है क्या, इनके पास वो भी बताना हम नहीं पसंद करते। तो ये चीजें जो माजी में इन्होंने की हैं
एक इनके लिए मेरा मशवरा है, अभी बहुत लेट भी हो गया लेकिन फिर भी इनको एक और वजारत जो है वो रखनी चाहिए, जो कि इमरान खान साहब की पिछली तकरीरें और ट्वीट्स हैं वो डिलीट कर दे कम अज कम, क्योंकि वो जो काम भी करते हैं उनकी जो पुरानी तकरीर आ जाती है, वो एक काम तो कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के ऊपर जो है वो तालाबंदी करना चाहते हैं, बिल लाना चाहते हैं कि आप लोग उनके खिलाफ बात ना करें, ये चाहते हैं कि आमरीत से भी बुरी जमहूरियत हो ताकि कोई इनके खिलाफ बात ना करे, मीडिया के ऊपर कदगन हो जाए, सब चीजें बंद कर दें और सिर्फ ये लोग घूमते फिरते रहें और बाकी दुनिया में कोई ना रहो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी अपोजिशन को ये जेल में डाल दें फिर भी हुकूमत चलाने के काबिल। अच्छा चले जी, एक ब्रेक मैंने लेनी है। अब्दुल अली खान साहब, आपने दोनों बातों से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की भी बात सुनी और फैसल करीम कुंडी साहब ने भी जो बात की, मैं इन दोनों बातों के ऊपर आपका जो टेक है और आपका रिस्पॉन्स है वो लूंगा, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अमजद अली खान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात आपने सुनी बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की भी, फैसल करीम कुंडी साहब की भी, ये कहते हैं कि आपने चाहे शुगर माफिया हो, वीट हो, फ्यूल हो, फार्मा हो, मालम जब्बा वाला मामला हो, किसी भी चीज के अंदर अगर उससे निबर्द आजमाए तो किसी को सजा मिलती हुई नजर नहीं आई है। देखिए, ये इनका ख्याल है कि जी सजा मिलती नजर नहीं आई, तो ये आप मुझे बता दें कि ये शुगर जो मिले हैं ये पंजाब में किसकी हैं, सिंध में किसकी हैं, बलूचिस्तान में किसकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान की तो एक भी नहीं है ना। अगर इमरान खान की होती तो आप कहते कि जी हमारा कोई है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने तो पहले कहा कि सबको एहतसाब के नीचे आना चाहिए और जो भी इस मुल्क को लूट रहा है और जिन्होंने जो शुगर मिले लगाई हैं, तो आपको पता हो जो काटन वाले इलाके थे तो उनको काटन को खत्म करके आज जो है शुगर मिले लगा ली गई। और इसी तरीके के साथ जितने भी माफियाज हैं, मैंने पहले आपको कहा, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अमजद साहब एक चीज देखें, आपने एक बात की, ठीक है, एग्रीड, शुगर मिल्स खान साहब की नहीं है, एग्रीड, लेकिन जो शुगर मिल्स की बदमाशी है उसको खत्म करना तो खान साहब की जिम्मेदारी है ना। यानी आज आपकी हुकूमत में चीनी 120 बिल्कुल, तक उसके लिए आपके इल्म में है कि जब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया तो आपको पता है अदालत में कौन लोग गए और किन लोगों ने कानून का सहारा लिया, ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया। तो इससे बड़ा क्या आप क्रेडिट दें? मैं समझता हूँ कि आप उनको क्रेडिट जाता है कि किस तरीके के साथ सब नहीं, लेकिन मैं अमजद अली खान साहब, लोगों ने बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्रेडिट जरूर दूंगा, मैं दूंगा क्रेडिट, अपने प्रोग्राम में दूंगा और मैं एक्सेप्ट भी करूंगा, बाकी लोग भी देंगे, अगर ये प्राइसेस पीछे की तरफ आनी शुरू हो जाएं, अगर ये रिवर्स हो जाए। देखें, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ ये जो आप बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो देखें ना कि किसानों को रिकॉर्ड आमदनी गई है। जो पहले उनको पैसे भी नहीं मिलते थे, वो लोग जलाने पे, सड़कों पे अपने जो गन्ना था वो सड़कों पे जला रहे होते थे, खेतों को जला रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो 350-400 रुपए मन भी जो है वो किसानों ने बेचा है, तो रिकॉर्ड पैसा गया है। ये भी तो देखे ना, अगर उधर से थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं, ये भी कोई शक नहीं, हम ये नहीं कहते, क्योंकि दिहाड़ीदार जो तबका है वो मुतासिर हुआ है, हम इसे इनकार भी नहीं करते। तनख्वाहदार भी हुआ है सर, तनख्वाहदार भी हुआ है, दिहाड़ीदार के साथ साथ तनख्वाहदार भी हुआ है। रिकॉर्ड आमदनी किसान, बिल्कुल, मैं उसके लिए हुए, मैं इसमें कोई शक नहीं है। काश कि ये हमें जो इकोनॉमी मिली होती ना, ये जर्मनी और जापान की मिली होती, पाकिस्तान को जितने कर्जे ना मिले होते, ये तो पाकिस्तान जो है आज कहां से कहां खड़ा होता। सर बात ये, जर्मनी और जापान में इलेक्शन तो नहीं लड़ा ना आपने अमजद साहब, जर्मनी और जापान में तो इंतखाब नहीं लड़े। जर्मनी और जापान की इकोनॉमी कहां से मिलेगी? इंतखाब पाकिस्तान में लड़ा, इकोनॉमी भी पाकिस्तान की मिलेगी। मैं बैरिस्टर साहब की तरफ आ जाता हूँ, दानियाल चौधरी साहब। नहीं, मैं फरीद कह रहा हूँ कि आपने मेरी बात मुकम्मल, अच्छा चले करें मुकम्मल, आप करें कि देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो मैं समझे जो सलूक किया गया, जो रवैया रखा गया कि इसको जब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत करने आए तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं था, आपके पल्ले में जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे। आपको तो ये हालत थी, ना आपके पास डॉलर था, ना आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद था जिससे कोई मुल्क जो है। चले मैं जरा आपकी इस बात को लेकर आ जाता हूँ ना, ठीक है, आपका गिला ये अमजद भाई, दूसरी बात फरीद मुकम्मल होने देना,
दूसरी बात हमें कहते हैं जी IMF के पास गए, कोई खुशी से तो नहीं गए थे, हाँ। मजबूरी में आलम के गए थे। अमजद भाई, अमजद भाई एक बात बताओ आपको, यकीन मानिए कोई भी हुकूमत जो होगी वो खुशी में कोई भी नहीं जाएगा, कर्जा कोई भी खुशी में नहीं लेता, इतनी तो मेरी बिलीव है और इतना मेरी भी सोच है। बैरिस्टर साहब, अवाम अगर खुश नहीं है, चीनी की कीमतों में इजाफा अवाम अगर बर्दाश्त भी कर रहे हैं, कम से कम किसान तो खुश है ना, जो आपके दौर में नहीं था। देखिए मेरे भाई, अगर ये कह रहे हैं ना बरतानिया और पता नहीं क्या कौन सा मुल्क ने नाम लिया, चाइना, कि अगर उसकी हमें इकोनॉमी मिली होती, नहीं जर्मनी और जापान की, वो कह रहे जर्मनी और जापान की इकोनॉमी मिलती है, अगर जर्मनी और जापान की भी मिली होती तो उसका भी यही हाल कर देते। मुझे बताएं कि इन्होंने अवाम के साथ जो वादे किए, इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे ना, इन्होंने लोगों को वादे किए थे कि हम आपको 50 लाख घर देंगे। वो घर किधर हैं? 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो नौकरियां किधर हैं? आपको हम अरबों रुपया पाकिस्तान लेके आएगा, मैशत में आएगा। वो किधर है मैशत में अरबों रुपया? वो किधर है अरबों रुपया टैक्स कलेक्शन जो आपने करनी थी? वो किधर है गरीब बंदे को सस्ता खाना, सस्ता चीनी, सस्ती? मुझे ये बात करते हैं किसान को पैसा गया। किसान क्या, किसान की चीखें निकल गई हैं भाई। हम वी आर फार्मर्स। बैरिस्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं किसान इस वक्त बहुत खुश है। DIP यूरिया कितने की है? डबल की। आपका अगर आटे 700 रुपए का थोड़ा 1400 रुपए मिल रहा है, तो आप देखिए बिजली के नर्ख आपका 12 रुपए का, 13 रुपए का यूनिट कितने का? ये सारी चीजें तो पीछे से आप लोग खराब छोड़ के गए थे, ये तो सब चीजें आप लोग खराब छोड़ के गए थे पीछे से। बताएं कि इन्होंने 11-12 रुपए के यूनिट को ये 22 रुपए के ले गए। आज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये 5 रुपए ग्राउंड पेमेंट का बढ़ा दिया। इसका मतलब बैरिस्टर साहब ये सारी चीजें आप छोड़ के गए ना पीछे से, खराब चीजें, गलत मुआहदे आप लोग करके गए थे जो इनको फेस करने पड़ रहे। अच्छा मुझे बताएं, सब गलत चीजें छोड़ के गई। ये मुझे बता दें कि इन्होंने एक पावर प्लांट कौन सा लगाया? इन्होंने डैम्स बनाने थे, कौन कौन से डैम बनाए? 500-300 डैम बनाने थे इन्होंने डैम्स। इन्होंने मैशत का टैक्स कलेक्शन बेहतर करना था, वो किधर है? इन्होंने रुपए की कदर को बेहतर करना था भाई मेरे। आज आपका रुपया 1 टके में 2 रुपए हैं। इन्होंने रुपए को बेहतर करना था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना था, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करना था, गरीबों को घर देना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस को गवर्नर यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के उनको पार्क्स बनाना था, प्रोटोकॉल्स खत्म करने थे, प्राइम मिनिस्टर के बजट खत्म करने थे। आज हर बजट डबल है। आज टैक्स कलेक्शन इनकी जो पुरानी हुकूमतों से छोड़ के गए 4 साल पहले, आज ये हदफ मीट कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ खत्म हो गई है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, और फिर भी ये बातें करते हैं। मुझे बताएं कि आम आवाम जो 20 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन गिर गए हैं, वो क्यों गिर गए हैं? ये करप्शन का नारा लगाने वाले, ये वो हुकूमत है करप्शन का नारा लगाने वाले। हमने करप्शन में कर दिया ये गए थे, हम छोड़ के गए थे। 24 नंबर पे था पाकिस्तान, आज हाईएस्ट पे 128 पे चला गया है, उस पे भी 5 इंडेक्स पर चला गया है। मुझे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर, स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर मुझे ये बता दें जो इन्होंने बेहतर राइट सर, मैंने एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक मैंने लेनी है। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, हुकूमत को तो ये अंदाजा हो गया कि हुकूमत में रहते हुए जो चैलेंजेस होते हैं वो अपोजिशन में रह के तनकीद करना आसान है, लेकिन हुकूमत में रहकर उनका सद्देबाब करना जरा मुश्किल है, और इस बात का इदराक PTI हुकूमत को हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि तमाम माफियाज तमाम लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और उनसे खान साहब निबर्द आजमा भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बतौर अपोजिशन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, PMLN, बाकी तमाम लोग, आप तमाम सब लोग एक होकर क्यों नहीं इन चीजों को एक्सपोज करते, इन चीजों के ऊपर एहतजाज करते? एक इत्तेहाद बना भी था, उसमें भी फूट पड़ गई। देखें, जो इतिहाद की आप बात करें, देखें बिल्कुल PDM बना था, उसमें अपोजिशन इकट्ठी इस वक्त तो नहीं है। हम अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और NP PDM इस वक्त नहीं है, लेकिन हम इसके बाद भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल साहब ने सिंध में, साउथ पंजाब में मोबिलाइजेशन की, काफी दिनों तक वो सिंध में रहे, एक हफ्ता 10 दिन, फिर साउथ पंजाब में भी रहे, अब फिर दोबारा वो सिंध और सेंट्रल पंजाब और KP में भी जा रहे हैं। तो हम तो मोबिलाइजेशन ने किए इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से चल रही है, अब तो तोशाखाना वाला मामला भी आ गया है सामने। देखें, बहुत से मामला भी आएंगे। अभी आप मुझे बताएं कि इनके जो इनके पेट्रोलियम के जो एडवाइजर हैं, कितने एडवाइजर हैं जो कि मतलब है कि वो जा रहे हैं। और जब भी जो आता है, जो भी ऑफिसर आता है, जो भी एडवाइजर आते हैं, हमें ये सुनने को मिलता है खान साहब से कि इससे बेहतरीन चॉइस पाकिस्तान मेरे पास नहीं थी, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। फिर 6 महीने बाद और साल बाद पता चलता है कि नहीं, वो तो
करप्ट नहीं किया, नाहल निकला, हम मुतमईन नहीं हुए और हम उसको नहीं, वो तो कप्तान की मर्जी है ना फैसल साहब, वो तब्दील कर दे, परफॉर्मेंस सही ना दे तो कप्तान की तो मर्जी है तब्दील करने की। देखिए कप्तान ने उनको, मेरे ख्याल में गालिबन उनको, कप्तान की भी ये मैं समझता हूँ कि कोताही है कि उन्होंने नेट प्रैक्टिस करते हुए उनको नहीं देखा कि वो अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन है कि नहीं है। उन्होंने बस ऐसी सिफारिश पे ले लिया और पर्ची सिस्टम पे ले लिया और कह दिया कि जी बस आप आ जाओ और खेलें। या तो फिर ये होगा उन्होंने उनको नेट प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा होगा, फिर पर्ची सिस्टम के जरिए आए होंगे, सिफारिश पे आए होंगे, डेपोटेशन पे आए होंगे। काफी डेपोटेशन जो है वो इस वक्त भी इनकी जो है हुकूमत में। और लेकिन फैसल साहब कप्तान तो चले अपनी टीम में रद्दोबदल कर रहा है, लेकिन आप बतौर अपोजिशन भी तो कोशिश नहीं कर रहे कि चले कप्तान आप तब्दील कर दें। देखें हमने तो अभी भी ऑफर की है और हम आज भी अपनी जो है अपोजिशन की जमातों से हमारी रिक्वेस्ट है और आपके तवसत से जो है दोबारा हमारी अपोजिशन से रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह आप लोगों ने बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, इस तरह में चाहिए कि हम पंजाब में और फेडरल में भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएं और जो है हम इस हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल करें। तो कौन नहीं मान रहा फैसल साहब आपकी इस तजवीज़ को? हमने तो ये रिक्वेस्ट पहले भी की थी। हम तो अभी भी PMLN के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं, दानियाल साहब, मैं तो अभी भी PMLN को और तमाम अपोजिशन जमातों को ये रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से हम बलूचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें अदम एतमाद की तहरीक करते हैं। ये हमें टास्क है, इंशाल्लाह हम इनको गारंटी देते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब करके इनको दिखाएंगे। हमने पहले भी गिलानी साहब को जो है वो सेंटर बनाया, हम सब ने मिलकर, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने, तमाम अपोजिशन जमातों ने भरपूर मेहनत की और हमने वो टास्क भी अचीव किया। इस तरह अगर हम दोबारा मिलते हैं, यानी आप गारंटी दे रहे हैं यानी कि अगर अपोजिशन की दीगर जमातें आपके साथ हाथ मिलाती हैं, PMLN और दूसरी जमातें, तो वो मायूस नहीं होंगे, आप गारंटी को पूरा करेंगे? मैं ये गारंटी मैं कहता हूँ इंशाल्लाह जो है हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जैसे हम सेनेट में कामयाब हुए थे इस तरह हम इसमें भी कामयाब होंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, फैसल करीम कोंडे साहब बड़ी इसमें एतमाद और गारंटी के साथ ये बात कर रहे हैं और आपको पेशकश भी करें, आपकी लीडरशिप से भी यकीनन इनकी लीडरशिप ने बात की है, पेशकश भी की है, क्यों नहीं साथ देते इनका? क्यों नहीं बलूचिस्तान की तरह तरीके अदम एतमाद ले आते हैं यहाँ पे? देखिए हम तो ऑपोजिशन एक इकट्ठी साथ है, यहाँ थोड़े से डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस भी इंशाल्लाह जल्द दूर हो जाएंगे। और जिस तरह ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो हदफ है ना वो ये इनकॉम्पिटेंट और सिलेक्टेड हुकूमत है कि महंगाई है, आवाम है, और आज पाकिस्तान को जिस तहज पे इस महंगाई ने और जिस बुरे हालात ने पहुंचा दिया, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की करेंसी का, पाकिस्तान की लोगों का तबाही निकाल दिया है। और अगर हमने एज ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पार्टी आगे जाना है तो आई थिंक ये तमाम अपोजिशन रियलाइज करती है कि हमारे बयानिए बिल्कुल अलग हैं पीपल्स पार्टी से। हमारे नहीं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की जो बात है, आप लाने की मूड में आप और आपकी लीडरशिप, जहां से तहरीक है वो उस तहरीक में हम इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे एक पेज पे होके इस नालायक और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को घर भिजवाएंगे और इनको पार्लियामेंट के ये जो झूठे ये ठेकेदार बने हैं इनसे इंशाल्लाह ये सारी चीजें वापस लेंगे। अमजद अली खान साहब, अगर ऐसी कोई तहरीक अदम एतमाद आती है तो क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास? फरीद, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मरूसी सियासत करने वाले भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं। पहली बात जो है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी ये तो कोई किसके जरिया है, तो पहले तो इन्हें अपने अंदर सिस्टम लाना होगा। दूसरा तरीके अदम एतमाद है, बिल्कुल वेलकम लेके आए, हमें कोई खौफ नहीं है, आ जाए जिस वक्त मर्जी है, मैदान भी है, घोड़ा भी है, जी कोई खतरा नहीं ला सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मफादात हो, जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हो, जहाँ पे करप्शन केसेस हो, नैब हो, पहले तो अपने केसेस से जान छुड़ाएं और काम को ये बताएं कि हम अपने मफादात के लिए नहीं खड़े बल्कि हम कौम के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान में वापस आए न करें और नेल्सन मंडेला जो बने हुए हैं उनको कमल वापस लेके आए ना, तभी तो सिस्टम आगे बढ़ सकता है। ये कहना कि जी हम बड़े डेमोक्रेसी में आ गई, सिवाय लूट मार करने के अलावा अपने बड़े बड़े हालात बनाने के अलावा इन्होंने किया क्या है, ये बात बता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमजद अली खान साहब। प्रोग्राम का मेरा वक्त खत्म हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कोंडे साहब और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहां तक बात है इस रियलाइजेशन की, एहसास की कि हुकूमत में आ जाने के बाद अब अंदाजा होता है हुकूमत को कि मामलात इतने आसान नहीं होते जितने अपोजिशन में बैठकर उसको तनकीद करना आसान होता है। जो आपके पास मालूमात आ रही होती हैं उनकी रोशनी में, उनकी हकाइक में
वो डिसीजन और वो तमाम हकायक से निबर्द आजमा होना इतना आसान नहीं है, ये हुकूमत को अंदाजा हो गया। लेकिन आवाम को इससे सरोकार नहीं, आवाम को इससे सरोकार है कि चाहे वो शुगर या चीनी की माफिया हो, गंदम की माफिया हो, वो फ्यूल माफिया हो, फार्मा माफिया हो, या फिर महंगी गंदम खरीदने का मामला हो, ये वो तमाम चीजें हैं जिसका असर आवाम पर बराह रास्त पड़ता है। दिहाड़ीदार तबका हो या फिर तनख्वाहदार तबका हो, वो तमाम के तमाम तबकात इस वक्त मुतासिर हैं। और अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अगर अपोजिशन ये समझती है कि ये तमाम चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो मिलकर तरीके अदम एतमाद ले आए। लेकिन लगता यह है कि अपोजिशन की जमातें भी अवामी मसाइल पर उस तरह से इकट्ठी नहीं है जिस तरह से वो दीगर मामलात पर इकट्ठी हो जाती हैं। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।